नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूपीएससी उत्कर्ष में। मेरा नाम है पूजा द्विवेदी। ऐसे कुछ खबरें आ रही हैं कि तिरुपति में जिस प्रकार से लड्डू बनाया जाता है उसमें घी के साथ पशु चर्बी का तेल, साथ ही साथ मछली का तेल भी यूज़ किया जा रहा है। गुजरात की एक लैब रिपोर्ट ने इस बात की पुष्टि की है। अब हम जानेंगे किस प्रकार से रिपोर्ट में क्या क्या चीज़ें पाई गई हैं और साथ ही साथ इसका पूरा विवाद क्या है। फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ योर यूपीएससी एग्जामिनेशन एज वेल एज फ्रॉम द पर्सपेक्टिव एज अ जनरल सिटीजन ऑफ इंडिया, ये आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे हिंदू कल्चर के ऐसे लोग भी होते हैं जो वेजिटेरियनिज्म को मानते हैं, जो नॉनवेज नहीं खाते हैं। उनके धर्म के साथ भी एक बहुत बुरा व्यवहार हो रहा है, जिस प्रकार से यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पशु चर्बी पाई जा रही है। देखते हैं कितना सच और कितना झूठ है इसमें। तिरुपति मंदिर के लड्डू में जानवरों की चर्बी और मछली का तेल मिलने का विवाद अब दिल्ली तक पहुँच गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने आंध्र प्रदेश सरकार से इसके बारे में रिपोर्ट मांगी है। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने शुक्रवार में बोला है, मैंने आंध्र प्रदेश चंद्रबाबू नायडू, मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की से बात की है। मंदिर के प्रसाद की जांच कराई जाएगी। साथ ही साथ आंध्र प्रदेश के तिरुपति मंदिर का प्रसादम लड्डू में घी की जगह फिश ऑयल और जानवरों की चर्बी वाला तेल इस्तेमाल होने के दावे पर राजनीति भी गर्मा गई है, क्योंकि यहाँ पे सीधे सीधे धर्म पर वार हो रहा है। इसके पीछे का मुख्य वजह प्रसाद बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले घी से है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने आरोप लगाया था कि पूर्ववर्ती सरकार के समय पर तिरुपति के प्रसाद यानी कि लड्डुओं को बनाने में मछली का तेल और पशु चर्बी इस्तेमाल हो रही थी। बाद में गुजरात की एक रिपोर्ट ने इसकी पुष्टि भी की थी। विवाद तूल पकड़ने लगा। उसके बाद 2 डेयरी चर्चा में आई। अगर बात करें किस डेयरी से यहाँ पे ये तेल मंगाए जा रहे थे, डेयरी में क्या मतलब हो सकता है कि तिरुपति में जिस प्रकार से यहाँ पे घी मंगाया जा रहा है उनको भी ना पता हो कि किस यहाँ पे चर्बी इस्तेमाल हो रही है, पशु चर्बी इस्तेमाल हो रही है, फिश ऑयल इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, तो सामने आया है कि तिरुमला तिरुपति देवस्थानम ने 12 मार्च 2024 को घी की खरीद का टेंडर निकाला था। अभी हाल ही में अमूल ने कहा है कि ये घी नहीं भेज रहे थे वहाँ पे, जिसमें 8 मई को टेंडर फाइनल हुआ। इसके बाद तमिलनाडु के एआर डेयरी को ये ऑर्डर मिला, क्योंकि इस कंपनी 319 रुपये किलो गाय का शुद्ध घी का प्राइस कोट किया था। इसके अलावा अगर बात करें सैंपल भेजा गया था इस घी में, तो इस घी में क्या क्या मिला है। सबसे पहले सोयाबीन का तेल, नारियल का तेल, सनफ्लावर का तेल, कॉटन सीड का तेल मिला है, जैतून का तेल मिला है, अलसी का तेल मिला है। ये सारे तो वेजिटेरियन है, चलो ठीक है, खाया जा सकता है। इसमें फिश ऑयल भी मिला है, बीफ टैलो मिला है और साथ ही साथ लॉर्ड भी मिला है। बीफ टैलो क्या होता है? जानवरों की चर्बी को धीमी आंच पर पकाया जाता है। पकाने के बाद सिर्फ फैट रह जाता है, घी के जैसा ही दिखता है ये। तो देखने में बिल्कुल घी जैसा होता है, पर ये बीफ टैलो मतलब ये गाय की, भैंस की मांस की चर्बी होती है, जिसको धीमी आंच पर पकाया जाता है और वो घी की तरह ही दिखता है, फैट निकलता है उसमें से। लाड क्या होता है? या सुअर की चर्बी से बनाया जाता है, या भी चिकना होता है, जिसे आसानी से मिलावट की जा सकती है। तो मतलब तिरुपति के मंदिर के जो लड्डू हैं उसमें ना ही सिर्फ गाय और भैंस की चर्बी, साथ ही साथ सुअर की चर्बी के तेल भी मिले हैं, सैंपल में ऐसा बताया जा रहा है। इसके अलावा अगर विवाद की बात करें, ये तब शुरू हुआ जब चंद्रबाबू नायडू ने जगन मोहन सरकार पर मंदिर के लड्डू में पशु की चर्बी मिलाने का आरोप किया था। नायडू ने कहा कि पिछले 5 साल में वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने तिरुमला की पवित्रता को धूमिल कर दिया है। यहाँ के लड्डू में घी की जगह जानवरों की चर्बी का इस्तेमाल किया जाता है। हम शुद्ध घी का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब जो सरकार आई है कह रही है हम शुद्ध घी का इस्तेमाल कर रहे हैं। नायडू की पार्टी टीडीपी ने कहा कि लैब रिपोर्ट दिखाकर अपने आरोपों की पुष्टि का दावा भी किया है। वाईएसआर कांग्रेस ने हाईकोर्ट से नायडू के आरोपों की जांच के लिए कमेटी बनाने की मांग की है और कोर्ट ने इस पर 25 सितंबर को सुनवाई शुरू करेगी। मतलब 25 सितंबर को कोर्ट इस पर सुनवाई भी करेगी, क्योंकि अब देखिए यहाँ कोर्ट किस प्रकार से कार्य में आ सकता है। यहाँ पे क्या क्या अनुच्छेद हैं जिनका साफ साफ उल्लंघन हो रहा है। आर्टिकल 19 जो कि कहता है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का मतलब होता है कि अगर आप अपनी इच्छा जताना चाहते हैं तो आप खुल के जता सकते हैं। तो इसमें क्या होना चाहिए? राइट टू इन्फॉर्मेशन भी होना चाहिए। अगर हमें पता ही नहीं है कि किस प्रकार से जिस लड्डू को मैं ग्रहण कर रही हूँ उसमें अगर चर्बी मिली है और मैं वेजिटेरियन हूँ, तो राइट टू इन्फॉर्मेशन के अंतर्गत मेरा ये हक है जानना, ताकि मैं एक्सप्रेस कर सकूँ कि मुझे लड्डू खाना है। तो सबसे पहली चीज़ तो आर्टिकल 19 सबसे पहले यहाँ पे उल्लंघन इसका हो रहा है। जो दूसरा आर्टिकल है, सेट ऑफ आर्टिकल्स हैं, वो है आर्टिकल 25 से लेकर 28। इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, जो मुझे राइट टू रिलीजन देता है। और अगर मेरे रिलीजन में वेजिटेरियनिज्म रखा हुआ है, मैं चाहती हूँ कि एज अ हिंदू, कोई पर्टिकुलर हिंदू में भी, हिंदूज भी जनरली they can eat non-vegetarian. Many Hindus they refrain from eating beef and
पिग। तो यहाँ पे अगर हम बात करें पोर्क एंड बीफ, तो यहाँ बेसिकली अगर बात करें तो हिंदूज में एक कल्चर होता है ब्राह्मणिज्म का, जिसमें अगर वो लोग नहीं चाहते हैं खाना तो आप उनके श्रद्धा को साथ ही साथ उनके धर्म को धूमिल कर रहे हैं। तो आर्टिकल 25 to 28 का भी उल्लंघन हो रहा है। तो यहाँ पे 2 मौलिक अधिकार हैं जो कि मतलब आर्टिकल 19 तो है ही, साथ ही साथ 25 to 28 भी है जो कि साफ साफ इन अनुच्छेदों का उल्लंघन हो रहा है। चलिए अब जानते हैं रोजाना कितने लड्डू बनते हैं। रोजाना अगर हम तिरुपति की बात करें 3 लाख से अधिक लड्डू बनते हैं। श्री वेंकटेश्वर मंदिर आंध्र प्रदेश के तिरुपति जिले में तिरुमला पहाड़ी पर बना हुआ है और यह तिरुपति बालाजी मंदिर के नाम में भी जाना जाता है। मंदिर भगवान वेंकटेश्वर को समर्पित है। इन्हें भगवान विष्णु का अवतार ही माना जाता है। मंदिर के 300 साल पुराने किचन में रोजाना 3.50 लाख लड्डू बनते हैं। तिरुमला ट्रस्ट हर साल प्रसादम के से सालाना 500 करोड़ रुपए भी कमाता है। इससे जो डेयरी इंडस्ट्री है उसको भी बढ़ावा मिलता है, यानी कि दूध, घी के लिए दूध चाहिए, दूध का उत्पादन करने के लिए कैटल रेयरिंग होती है, जिसकी वजह से वहाँ के फार्मर्स को, वहाँ के डेयरी फार्मर्स को भी बहुत आराम मिलता है। इसके अलावा तिरुपति लड्डू का अगर ऐतिहासिक महत्व देखें तो तिरुपति में लड्डू चढ़ाने की परंपरा 300 साल से भी पुरानी है, जो कि 1715 में शुरू की गई थी। अपने अनोखे स्वाद और दिव्य सुगंध के लिए यह मशहूर है लड्डू। मंदिर की रसोई में एक सावधानी पूर्वक प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है जिसे पोटू के नाम से जाना जाता है। इसके इतिहास में इसके स्वाद और शेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए रेसिपी में केवल 6 बार बदलाव किया गया है। शेल्फ लाइफ यानी कि आप लंबे समय तक रख सकते हैं, साथ ही साथ इसमें स्वाद भी अलग रहे। तो रेसिपी को 6 बार अभी तक सिर्फ बदला गया है, जिसमें बेसन, गुड़, काजू और बादाम जैसी सामग्री तो शामिल है। लड्डू को 2014 में भौगोलिक संकेत यानी कि जोग्राफिकल इंडिकेशन का टैग भी दिया गया था, जिसने किसी भी अनाधिकृत उत्पादन को रोका जा सके। यानी कि तिरुपति के लड्डू के नाम से कोई और अगर लड्डू बेचना चाह रहा है उस रीजन में तो वो नहीं बेच सकते। इसके अलावा घी और अन्य सामग्री इसमें यूज होती है। शुद्ध, सुगंधित, उच्च गुणवत्ता वाली घी उन 10 सामग्रियों में से एक है जो लड्डू को बनाने में इस्तेमाल की जाती है। घी के अलावा लड्डू बनाने में चने का आटा, चीनी के छोटे टुकड़े, काजू, इलायची, कपूर और किशमिश का भी इस्तेमाल किया जाता है। प्रतिदिन भगवान को अर्पित किए जाने वाले लड्डू और अन्य प्रसाद तैयार करने के लिए कम से कम 400 से 500 किलो घी, 750 किलो काजू, 500 किलो किशमिश और 200 किलो इलायची का उपयोग भी किया जाता है। टीटीडी हर 6 महीने में लड्डुओं के लिए घी खरीदता है और हर 5 लाख किलोग्राम घी खरीदता है। अगस्त 2023 में एक अधिकारी ने बताया कि खरीद ऑनलाइन बोली प्रक्रिया के जरिए की जाती है, यानी कि बोली लगाई जाती है कि टेंडर पास होता है ना इसका, कि कौन तिरुमला में घी भेजेगा, कौन बेचना चाहेगा, तो इसके लिए टेंडर पास होता है। जो बेस्ट टेंडर होता है वो इसको जीत लेता है। शुद्ध घी के कई निर्माता इसमें भाग लेते हैं। टीडीडी के टीमों ने नए निर्माताओं का या आपूर्तिकर्ताओं के पास जाकर फैक्ट्री और परिसर की जांच भी करती है कि किस प्रकार से ये घी बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि घी स्वच्छ परिस्थितियों में तैयार किया जाता है क्योंकि भगवान को चढ़ेगा, वे घी की गुणवत्ता की जांच करते हैं और यह भी देखते हैं कि फैक्ट्री ऐसी घी जगह पर स्थित हो जहां दूध की ताज़ा आपूर्ति हो है या नहीं, मतलब कहीं पुराना दूध तो नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर कहीं और का दूध तो नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं। अधिकारी के अनुसार घी की गुणवत्ता का परीक्षण कई मापदंडों पर किया जाता है कि नमी की मात्रा क्या है घी में, सुगंध क्या है, मुक्त फैटी एसिड क्या है, खनिज के तेल कितने हैं, बाहरी रंग क्या है, गलनांक और बासीपन शामिल है कि नहीं। साथ ही साथ ये कहा कि अगर घी इनमें से किसी एक भी पैरामीटर पर विफल रहता है तो उसे अस्वीकृत किया जाता है। जुलाई 2022 से 23 तक अगर बात करें, टीटीडी के मानकों को पूरा करने में विफल होने के कारण विभिन्न आपूर्तिकर्ताओं ने इससे कम 42 टन घी को अस्वीकार भी किया था। इसके अलावा अधिकारी ने कहा कि हाल के वर्षों में आंध्र प्रदेश में प्रवेश करने वाला अमूल घी के मुख्य आपूर्तिकर्ताओं में से एक है, यानी कि अमूल मुख्य आपूर्तिकर्ताओं में से एक है। अमूल ने भी हो सकता है यहाँ घी बेचा हो, भले ही अमूल ने बोला है कि हमने यहाँ घी नहीं भेजा है। आगे बढ़ते हैं। कर्नाटक मिल्क फेडरेशन द्वारा विपणन किए जाने वाले कर्नाटक के प्रसिद्ध नंदिनी ब्रांड के घी को बंद करने पर पिछले साल राजनीतिक विवाद भी हुआ था। टीटीडी अधिकारियों ने तब आश्वासन दिया था कि प्रसादम
प्रबंधन के स्वाद को नुकसान नहीं होगा, क्योंकि केएमएफ मंदिर की रसोई में घी की कई आपूर्तिकर्ताओं में से एक था और पिछले दशक में केवल 3 बार बोली लगाई गई थी। 2014 में एक बोली लगी थी, एक 19 में और एक 21 में। अगर बात करें रसोई घर की, तो रसोई घर में सख्त गुणवत्ता के नियंत्रण भी है। तो यहाँ पे क्वेश्चन उठता है, जब इतने सख्त गुणवत्ता के नियम हैं तो किस प्रकार से यहाँ पे नियमों का उल्लंघन हो रहा है, क्योंकि बहुत बड़ी बात है कि आपके लड्डू में अगर बीफ टैलो और फिर लार्ड मिला हो तो दैट्स नॉट कूल। टीटीडी के पास अत्याधुनिक खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला है जो कि प्रत्येक बैच के लड्डू की गुणवत्ता की जांच करती है। प्रत्येक लड्डू में काजू, चीनी और इलायची की सटीक मात्रा होनी चाहिए। लड्डू का वजन 175 ग्राम होना चाहिए। जीआई टैग के सटीक माप भी एक आवश्यकता है इसमें। इसके अलावा भगवान की रसोई के प्रमुख और श्रीनिवासलू के पिछले साल इंडियन एक्सप्रेस को भी बताया था कि सभी सामग्री हमारी अत्याधुनिक प्रयोगशाला में सख्त गुणवत्ता नियंत्रण जांच से गुजरने के बाद ही रसोई में लाई जाती है। 600 विशेष रसोइयां भी हैं जो लड्डू बनाने में मदद करती हैं और 3.5 लाख लड्डू हर दिन बनते हैं। पिछले कुछ दशकों में हमने एलपीजी का इस्तेमाल करना शुरू किया है और अब यह पूरी तरह से आधुनिक रसोई बन गई है। रसोइयों की अक्सर कड़ी स्वास्थ्य जांच भी होती है। हर इंच सीसीटीवी कैमरे से जुड़ा हुआ है। साथ ही साथ 3 कन्वेयर बेल्ट लड्डू को रसोई से निकालकर वितरण के लिए अपने आवश्यक स्थानों पर भी भेजते हैं। टीटीडी स्वच्छता और सुरक्षा के मामलों में हैदराबाद स्थित निवारक चिकित्सा संस्थान से परामर्श भी लगातार लेता रहता है। मैसूर स्थित केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान को दिशा निर्देशों का पालन भी करना पड़ता है। तिरुपति के लड्डू मंदिर के राजस्व में एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान निभाते हैं, क्योंकि आप समझ रहे हैं अगर 3 लाख लड्डू रोज बन रहे हैं तो ये 500 करोड़ की रुपए की आय भी जनरेट करते हैं। इन प्रसादों की गुणवत्ता न केवल भक्तों की आस्था बनाए रखने के लिए बल्कि मंदिर को आर्थिक रूप से स्थिर बनाने के लिए भी है। तो अगर यहाँ पे क्वेश्चन उठेंगे तो यहाँ पे मंदिर का लड्डू अब लोग खरीदना बंद कर देंगे, जिससे कि टीडीडी को, जो कि ट्रस्ट है इस मंदिर का देखभाल कर रही है, उसको बहुत बड़ा नुकसान होगा। इसके अलावा यहाँ पे मैंने जैसे कि बताया, ये सब नागरिकों को 6 अधिकार देता है। वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जिसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी क्या है कि मुझे मालूम हो कि मैं लड्डू में क्या खा रही हूँ। राइट टू इन्फॉर्मेशन है, तभी मैं एक्सप्रेस कर पाऊंगी माई नेसेसिटी टू ईट इट। ठीक है, उसके बाद संघ बनान, ये सारी चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस मैंने ऐसे ही ऐड कर दी थी। अनुच्छेद 25 को देखते हैं। यह धार्मिक स्वतंत्रता को बढ़ावा देता है, जिनमें किसी धर्म को स्वतंत्र रूप से अभ्यास करने और प्रचार करने का अधिकार भी शामिल है। 26 जो है यह धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता देता है, जिसके अंतर्गत तिरुपति बेसिकली चलाया जा रहा है। तो यहाँ पे प्रबंधन कौन कर रहा है? टीटीडी कर रही है, जो ट्रस्ट है इसको संभाल रही है। इसके अलावा अनुच्छेद 27 है, यह किसी धर्म विशेष के प्रचार के लिए करों के भुगतान के रूप में भी स्वतंत्रता निर्धारित करता है। और 28 यहाँ उतना ज़रूरी नहीं है। चलिए जानते हैं, तिरुपति मंदिर की 2.5 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति है, बहुत ज़्यादा है। तिरुमला का श्री वेंकटेश्वर मंदिर दुनिया का सबसे अमीर मंदिर है। मंदिर की सालाना कमाई 3000 करोड़ रुपए है। मंदिर में 2.5 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति है, जिसमें से 10.25 टन सोना है और सालाना 1500 करोड़ रुपए दान में भी मिलते हैं। और अगर धार्मिक बात करें तो धार्मिक मान्यता है कि कलयुग में भगवान वेंकटेश्वर का वास तिरुपति मंदिर में है। इस मंदिर को कलयुग का वैकुंठ भी कहा जाता है। भगवान वेंकटेश्वर ने कलयुग का प्रत्यक्ष देवम भी माना जाता है, यानी कि जब कलयुग आएगा तो सबसे पहले अंत करने, क्योंकि कल्कि आते हैं तो कल्कि माना जाता है ये यहीं से आएंगे। मान्यता है कि भगवान वेंकटेश्वर ने मानव जाति को कलयुग की परेशानियों से बचाने के लिए पृथ्वी पर अवतार लिया था। इस मंदिर को लेकर जो अनोखी बात है कि वह ये है कि भक्त यहाँ अपने बाल भी दान करने आते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यहाँ आकर बालों को दान करने के पीछे की कथा है। कहते हैं कि यहाँ बालों का दान करने से मनोकामनाएं पूरी होती हैं और साथ ही माँ लक्ष्मी भी प्रसन्न होकर सुख और समृद्धि देती हैं। मंदिर द्रविड़ वास्तुकला में बना, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यह मंदिर देश के सबसे धनी मंदिरों में से एक है। मैंने बताया है क्या रीज़न है इसका। तिरुपति बालाजी मंदिर में हर दिन हजारों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। तिरुपति एक प्रमुख हिंदू तीर्थ स्थल है जो आंध्र प्रदेश के राज्य में है। यहाँ भगवान वेंकटेश्वर सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। इसमें पर्यटन के लिए भी काफ़ी आकर्षक केंद्र हैं, जैसे कि तिरुपति बालाजी मंदिर, ये भगवान वेंकटेश्वर को समर्पित है। तिरुमला पर्वत, ये बालाजी मंदिर इसी के ऊपर बना हुआ है। वेंकटेश्वर संग्रहालय भी है और पाप विनाशम भी है। तिरुमला पर्वत पर स्थित यह तीर्थ स्थल पर्यटकों के लिए एक महत्वपूर्ण स्थल है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या आ सकता है। निम्न कथनों पर विचार करें। अनुच्छेद 25 धार्मिक स्वतंत्रता को बढ़ावा देता है, जिसमें किसी धर्म को स्वतंत्र रूप से मानने, अभ्यास करने और प्रचार करने का अधिकार शामिल है। अनुच्छेद 26 धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता देता है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा कथन सत्य है। आपको आई होप सब कुछ समझ में आ गया हो। धन्यवाद।